रात के 2:30 शहर मुकम्मल अंधेरे में डूबा था, मगर पुराने रेलवे गोदाम के अंदर कुछ जाग रहा था। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ एक ऐसी रूह भटकती है जिसकी चीखें सुनकर इंसान का दिल धड़कना भूल जाता है। और इसी रात 3 दोस्त इसी गोदाम में दाखिल होने वाले थे, बगैर ये जाने कि वो जगह बदरूह का ठिकाना नहीं, इसका कैद खाना थी। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। सड़कें वीरान, बिजली के खंभों की मध्यम रोशनी और हवा में हल्की सी ठंडक, सब मिलाकर एक अजीब सी सनसनीखेज फिजा बना रहे थे। अली, उसामा और हमजा तीनों आज एक ऐसे मकाम की तरफ जाने वाले थे जहां जाने की किसी में हिम्मत ना थी। पुराना रेलवे गोदाम। ये गोदाम बरसों से बंद पड़ा था और शहर भर में मशहूर था कि यहाँ रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अक्सर लोग दावा करते थे कि वहाँ एक बूढ़े रेलवे गार्ड की रूह फांसी के बाद आज तक चैन नहीं पा सकी। अली ने गोदाम के जंग आलूद गेट को देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तो भाइयों तैयार हो, आज पता चल ही जाएगा कि ये कहानियाँ झूठ हैं या सच। उसामा ने अली को घूरते हुए कहा, यार मजाक अपनी जगह, लेकिन ये जगह वाकई अजीब लग रही है। हमजा ने उसामा का हाथ थपथपाया, डरपोक मत बनो, हम 3 हैं, कुछ भी नहीं होगा। गेट से एक खौफनाक चरचराहट की आवाज आई, जैसे किसी ने परसों बाद एतराज करते हो इसे खोला हो। अंदर कदम रखते ही इनके जूतों के नीचे कचरे और शीशे के टूटे टुकड़ों की अजीब सी आवाज आने लगी। अंदर की फिजा किसी भारी अंधेरे में डूबी हुई थी। अली ने टॉर्च ऑन की। रोशनी ने सामने जंग आलूद रेलवे बोगियों की तरफ के तार दिखाई, इन पर पुराने खून जैसी बुरी धारें नजर आती थीं। दीवारों पर भी अजीब निशानात थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खिरच कर कुछ लिखा हो। गोदाम के अंदर कदम रखते ही उसामा को महसूस हुआ कि जैसे कोई साया इनके पीछे से गुजरा है। वो फौरन पलटा, मगर वहाँ कोई नहीं था। यार, ये अच्छा फैसला नहीं था, इसने हल्की कांपती आवाज में कहा। अली ने हंसते हुए कहा, ओ भाई, वह मैं तुम्हारा, आगे बढ़ो। तीनों गोदाम के अंदर इसी की तरफ चलने लगे। चलते चलते इन्हें दूर से कोई मध्यम सी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो वो समझ ना सके कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए आवाजें बढ़ती गई, कभी सरगोशियों की तरह, कभी किसी भारी चीज के घसीटने जैसे। अचानक हमजा चीख मारकर पीछे हटा, किसी ने मेरा बाजू पकड़ा। बाकी दोनों ने फौरन इसका हाथ देखा, लेकिन वहाँ कोई जख्म या निशान नहीं था। अली ने कहा, खामोश रहो, हमें अभी कुछ नहीं पता कि यहाँ कौन या क्या है। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। गोदाम के पास में इन्हें एक टूटी हुई मेज मिली, जिस पर एक पुराना गिरद आलूद लॉग बुक रखी हुई थी, जैसे किसी रेलवे गार्ड ने अपनी ड्यूटी का आखिरी रिकॉर्ड हिरन छोड़ दिया हो। हमजा ने कहा, इसे मत छोड़ो खुदा के लिए, लेकिन अली ने लगभग उठा ही ली। जैसे ही किताब इसके हाथ में आई, अचानक बुरे हाल में थाड़ती हुई औरत जैसी आवाज गूंजी। तीनों खौफ से जम कर रह गए। टॉर्च की रोशनी एक लम्हे को झपकी, ऐसा लगा जैसे सच से कोई साया लटकता हुआ नीचे उतर रहा हो। ये क्या था? उसामा ने हकलाते हुए कहा। अली ने कपकपाती आवाज में कहा, शायद हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गोदाम की फिजा इस खौफनाक चीख के बाद मजीद सुनसान हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि हवा भी रुक गई हो। तीनों दोस्त एक दूसरे के करीब खड़े थे, जैसे एक कदम भी अलग होंगे तो अंधेरे में कोई इन्हें खींच लेगा। अली के हाथ में पकड़ी लगभग हल्की हल्की कपकपा रही थी, जैसे इसमें कोई सांस ले रहा हो। उसामा ने थूक निकलते हुए कहा, अली ये किताब वापस रख दो, इसमें कुछ गलत है। अली ने किताब बंद करते हुए कहा, अब तो हाथ में आ गई है, देख ही लेते हैं कि आखिर इसमें क्या है। उन्होंने मेज के करीब खड़े होकर किताब खोली। इब्तदाई सफ़ात में आम ड्यूटी के नोटिस थे, लेकिन 5वें सफ़े पर आते ही तहरीर बदल गई। अल्फाज बड़े बेतरतीब और शिद्दत से लिखे गए थे। वो वापस आ गई है, मैंने दरवाज़ा बंद किया है, वो बुग्गियों के पीछे घूमती है, इससे बचना नामुमकिन है। हमजा ने सफ़ा पढ़ते ही किताब जोर से बंद कर दी। यार, ये जगह छोड़नी होगी, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, यहाँ कुछ है। अली ने मुंह सख्त करते हुए कहा, मैं भी अब यही कह रहा हूँ, लेकिन पहले बाहर का रास्ता तलाश करना पड़ेगा। तीनों वापस इस सम चलने लगे जिधर से वो आए थे। टॉर्च की मध्यम रोशनी गोदाम के जंग आलूद सतनों पर पड़ रही थी। कदमों की आवाज़ें गोदाम में गूंजती हुई ऐसी लग रही थी जैसे कोई इनके साथ साथ चल रहा हो। वो गेट तक पहुंचे तो हैरान की इंतहा न रही। गेट बंद था, वही गेट जिसे वो खुला छोड़कर आई थी।
اسامہ نے گھبرا کر گیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا۔ یہ نہیں کھل رہا، یہ اندر سے بند کیسے ہو گیا؟ حمزہ نے چیخ کر کہا، یہ انسانی کام نہیں لگتا، کوئی ہمیں روک رہا ہے۔ علی نے تیزی سے ارد گرد دیکھا، پچھلے حصے میں شاید کوئی اور رستہ ہو، جلدی چلو۔ گودام کے اندرونی کوریڈور کی طرف بڑھتے ہی ماحول مزید خوفناک ہوتا گیا۔ دیواروں پر گہرے سائے دھبے تھے، جیسے دہائیوں پرانا خون سوکھ کر جم گیا ہو۔ راستہ ایک لمبی تنگ راہداری میں بدل گیا، جہاں ٹارچ کی روشنی میں جیسے ہمت ہار رہی تھی۔ چلتے چلتے انہیں بائیں طرف ایک بڑا لوہے کا دروازہ ملا۔ اس پر زنجیریں تو تھی، لیکن عجیب بات یہ کہ زنجیریں ٹوٹی ہوئی پڑی تھیں، جیسے کسی نے انہیں اندر سے کھول کر باہر آنا چاہا ہو۔ ساموں نے کمکماتی آواز میں کہا، یہ دروازہ خود نہیں ٹوٹ سکتا۔ علی نے دروازہ دھکیلا۔ دروازہ خوفناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کے قدم زمین پر رکے۔ یہ ایک بڑا اندھیرا کمرہ تھا، جہاں ٹوٹی ہوئی بگیوں کے درمیان پراسرار سفید نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی رسومات ادا کرنے کا مقام ہو۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانی لالٹین رکھی تھی، جو بغیر کسی شعلے کے ہلکی سی چمک رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اچانک وہ لالٹین روشن ہو گئی۔ حمزہ نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ خود کیسے چل گئی؟ لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک چیز وہ تھی جو آگے تھی۔ لالٹین کے پیچھے دیوار پر کسی نے بڑے بڑے حرف میں خون سے لکھ رکھا تھا، جو یہاں آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ علی نے کانپتے ہوئے کہا، یہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہے، بس ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے انہیں کمرے کے دوسرے کونے سے کسی کے قدموں کی مدھم چاپ سنائی دی۔ تینوں ساکت ہو گئے۔ اندھیرے میں کوئی موجود تھا، اور وہ اب ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قدموں کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اندھیرے میں کوئی بھاری چیز فرش پر گھسیٹتی ہوئی ان کی سمت آ رہی تھی۔ تینوں دوست ساکت کھڑے تھے۔ ٹارچ کی روشنی علی کے ہاتھ میں کانپ رہی تھی۔ اچانک ٹارچ نے جھپکی اور روشنی سیدھی کمرے کے کونے میں پڑی۔ وہاں ایک بڑا شخص کھڑا تھا، پھٹے ہوئے یونیفارم میں، اس قسم کا یونیفارم جو کبھی ریلوے گارڈ پہنا کرتے تھے۔ لیکن اس کی آنکھیں خالی تھیں، بالکل خالی، جیسے ان میں کوئی روح نہ ہو۔ حمزہ چیخ مارتے ہوئے پیچھے ہٹا، یہ زندہ نہیں ہے۔ بوڑھا گارڈ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا، جیسے اس کے پاؤں فرش سے چپک گئے ہوں۔ علی نے فوراً کہا، دوڑو دوسرے راستے کی طرف۔ تینوں کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں بھاگنے لگے۔ ان کے قدموں کی آواز گودام میں گونج رہی تھی۔ پیچھے سے کارٹ کے گھسیٹنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ ہر لمحہ ان کے قریب آ رہا ہو۔ راہداری کے آخر میں ایک بوسیدہ لکڑی کا دروازہ نظر آیا۔ اسامہ نے زور سے دھکا دیا، دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا، اور تیز بوسیدہ ہوا کا جھونکا ان کے چہروں سے ٹکرایا۔ اندر ایک تنگ سیڑھی نیچے زمین کی تہہ کی طرف جا رہی تھی۔ حمزہ گھبرا کر بولا، نیچے کیا ہم پاگل ہیں؟ علی نے سخت لہجے میں کہا، اوپر وہ چیز آ رہی ہے، یہی رستہ ہے۔ تینوں سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ جیسے جیسے وہ نیچے جاتے گئے، گودام کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں، اور ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ تہہ خانے میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا، یہاں پرانی بوگیوں کی دھاتی پڑی تھیں، لکڑی کے ٹوٹے تختے اور عجیب سی لکیر نما نشان زمین میں بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی یہیں چکر لگاتا رہتا ہو۔ کمرے کی دیوار پر کسی نے کولے سے ایک نقشہ بنایا ہوا تھا، جس میں گودام کے نیچے خفیہ سرنگ کا راستہ دکھایا گیا تھا۔ علی نے نقشے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ کسی نے باہر نکلنے کا راستہ بنایا تھا۔ اسامہ نے ٹارچ سرنگ کے دہانے کی طرف کی، ہمیں اسی راستے سے نکلنا ہوگا۔ تینوں سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ اندر سے نمی اور بدبو سے بھری تھی۔ کبھی کبھی اوپر کی چھت سے مٹی کا چونا سا ٹکڑا ٹوٹ کر گرتا، اور کہیں کہیں پانی ٹپکنے کی آواز آتی۔ سرنگ میں چلتے ہوئے اچانک انہیں پیچھے سے ایک ہولناک چیخ سنائی دی، وہی چیخ جو اس وقت سنائی دی تھی جب کتاب کھولی تھی۔ اسامہ نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ آواز ہمیں فالو کر رہی ہے۔ حمزہ کانپتی آواز میں، یار کچھ بھی ہو، بس آگے بڑھو۔ سرنگ آگے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دائیں طرف مکمل اندھیرا تھا، جبکہ بائیں طرف ہلکی سی ہری روشنی جھلملاتی نظر آ رہی تھی۔ علی نے کہا، ہم بائیں طرف چلیں گے، شاید وہاں باہر کا راستہ ہو۔ وہ بائیں جانب مڑے۔ روشنی قریب آتی گئی۔ سرنگ کا اختتام ایک بڑے زیر زمین ہال میں ہوا۔ ہال کے وسط میں ایک پرانا اسٹیل کا صندوق رکھا ہوا تھا، جبکہ چاروں طرف زنگ آلود لالٹین جمی ہوئی تھیں، جو خود بخود جل رہی تھیں۔ حمزہ نے حیرت سے کہا، یہ کوئی عام جگہ نہیں لگتی۔ علی نے آہستہ کہا، مجھے لگتا ہے یہ جگہ اس گودام کی اصلی وجہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، پیچھے سرنگ کے راستے میں زنجیروں کے گھسیٹنے کی آواز گونجی۔ کوئی ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ چکا تھا۔
सुरंग के ध्यान सियाती जंजीरों की आवाज़ हर लम्हे करीब होती जा रही थी। हाल में रखी लालटेन एक साथ टमटमाने लगी, जैसे वो भी किसी खौफ से लरस रही हो। अली, उसामा और हमजा संदूक के गिर्द घबरा कर खड़े थे। अली ने आहिस्ता कहा, जो भी चीज़ हमारा पीछा कर रही है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमजा ने कपकपाती आवाज़ में कहा, संदूक शायद इसमें कुछ हो जो हमें मदद दे सके। उसामा फौरन बोला, या फिर ये वो चीज़ हो सकती है जिसने सब तबाह किया। एहतियात से अली ने ऐसे संदूक का जंग आलू ढक्कन उठाया। अंदर कई पुरानी फटी हुई फाइलें रखी थीं, जैसे किसी ने बेतहाशा जल्दी में इन्हें यहाँ छुपाया हो। फाइलों के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा भी था, जिस पर किसी अजीब जुबान में लफ्ज़ कुंदा थे। अली ने सबसे ऊपर रखी फाइल खोली। सफ़े पर एक लरसती हुई तहरीर थी, जैसे लिखने वाले के हाथ खौफ से कांप रहे हों। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लें ये गोदाम लानतज़दा नहीं बल्कि मुहफ़्फ़ज़त के लिए बंद किया गया है। यहाँ जो रूह भटकती है वो कातिल नहीं मकतूल है। यहाँ जो रूह भटकती है वो कातिल नहीं मकतूल है। मुझे डर है कि वो दोबारा सामने आ गई है। इसके नीचे एक तहरीर लिखी थी, 35 साल पुरानी। हमजा ने हैरत से कहा, मकतूल मतलब वो रूह किसी और की वजह से मारी गई थी। अली ने सर हिलाकर कहा, हाँ, और शायद वो अब भी इंसाफ चाहती है। अचानक सुरंग के दहने पर एक खौफनाक साया उभरा। वही बूढ़ा गार्ड, मगर अब इसका चेहरा पहले से ज्यादा बिगड़ा हुआ था। इसकी आंखों से स्याह धुआं निकल रहा था और वो दर्दनाक आवाज में करा रहा था, जैसे कोई इसे तकलीफ दे रहा हो। उसामा ने चीख कर कहा, वो हमें मारने नहीं आया है, वो हमें खबरदार कर रहा है। अचानक हाल की दीवारें लरजने लगी। छत से मिट्टी गिरती रही, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज ज़ेरे ज़मीन हरकत कर रही हो। संदूक के अंदर एक आखिरी वक्त था। अली ने जल्दी से इसे खोला। इसमें लिखा था, जिसने इसे कत्ल किया था वो अब भी गोदाम में दफन है। जब तक इसकी हड्डियां ना मिलेंगी रूह कभी आज़ाद ना होगी। वो मजबूर है, हमला नहीं करती, चीखती है। इस लम्हे बूढ़े गार्ड की रूह जोर से चीखी, लेकिन इस पर आवाज़ खौफनाक नहीं बल्कि तकलीफ से भरी हुई थी। इसकी उंगली हाल के कोने की तरफ इशारा कर रही थी, जहां ज़मीन कुछ ऊपर उठी हुई थी। अली ने कहा, वो हमें बता रहा है वही कातिल दफन है। इन्होंने मिलकर ज़मीन खोदना शुरू की। थोड़ी ही देर में इन्हें एक जंग आलूद ट्रंक मिला। जैसे ही उन्होंने इसे खोला, अंदर इंसानी हड्डियां मौजूद थीं, बिल्कुल वैसे जैसे गोदाम की बुकियों के पास पाई जाती हैं। जैसे ही हड्डियों का ट्रंक खुला, बूढ़े गार्ड की रूह ने आखिरी बार चीख मारकर आ भरी। इसका चेहरा नम पड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदलने लगा और फिर मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। हाल में जलती लालटेन एक एक करके बुझ गई। सुरंग की खामोशी ने ऐलान किया कि रूह आज़ाद हो चुकी थी। तीनों दोस्त कुछ देर वहीं खामोश खड़े रहे। फिर अली ने आहिस्ता कहा, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, सब खत्म हो चुका है। वो सुरंग से निकले। गोदाम की राजरिया पहले जैसी खौफनाक ना थी। बाहर का गेट खुद ब खुद खुल चुका था। तीनों बाहर आए और पीछे मुड़कर इस जगह को आखिरी बार देखा। हमजा ने आहिस्ता कहा, जो अंदर था वो बुरा नहीं था, बस अकेला था। इस रात के बाद उन्होंने कभी वापस न आने का वादा किया, लेकिन इनके दिलों में हमेशा ये सवाल बाकी रहा, आखिर इस गोदाम में कौन सा राज दबाया गया था जिसे छुपाने के लिए एक रूह को 35 साल कैद रखा गया।